So before we go ahead to the next topic, we will very quickly revise what we have learned in the last session. हमने लास्ट लेक्चर में, अगर आपको याद होगा, तो वेक्टर ऑपरेशंस में अभी मैं सब पूरा का पूरा रिवाइज तो नहीं करवाऊंगा, लेकिन वेक्टर ऑपरेशंस में वी हैव सीन टू इम्पॉर्टेंट लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन. एक था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो वो हम लोग एक बार फटाफट से रिवाइज करेंगे. तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, और रिमेंबर बोथ दिस लॉज, क्योंकि ये दोनों के दोनों वेक्टर एडिशन के लॉज है, तो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए जो कंडीशन था दैट बोथ द वेक्टर्स शुड बी ऑफ द सेम टाइप, ये दोनों है, दोनों लॉज में एप्लीकेबल है. तो यहाँ पे जब आप दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो, तो रिमेंबर व्हेन यू आर एडिंग दीज टू वेक्टर्स, बोथ द वेक्टर्स रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी. अब इसके आगे मैं वो मेंशन नहीं करने वाला हूँ, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब तुम वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो दे रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी. तो ट्राइंगल लॉ में हमारे पास दो वेक्टर्स थे. दीज टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड्स, बराबर ना? एडजेसेंट साइड में नहीं तो क्या, दीज टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ एन इनकम्प्लीट ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर, क्योंकि जहाँ पे पहला वेक्टर खत्म हो वहाँ से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो. बट सो द रिजल्टेंट इज द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल स्टार्टिंग फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द एंड ऑफ सेकेंड वेक्टर. फिर हमने ट्राइंगल लॉ यूज करके दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज शो किए थे. एक था वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, मतलब ए बार प्लस बी बार एंड बी बार प्लस ए बार दे आर सेम. नंबर 2, हमने ये शो किया था वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव. तो जब आपको तीन वेक्टर्स को ऐड करना होता है, व्हेन यू आर एडिंग 3 वेक्टर्स, तो जो बी वेक्टर है तुम ए के साथ एसोसिएट कर सकते हो, या फिर ये बी वेक्टर तुम सी के साथ भी एसोसिएट कर सकते हो. मतलब ए और बी को ऐड करके पहले एक वेक्टर बनाओ, उसको सी में ऐड करो, या फिर बी और सी को ऐड करके एक नया वेक्टर बनाओ, उसको ए में ऐड करो, द रिजल्ट इज सेम. तो रिमेंबर इट इज़ कॉल्ड एज वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव. एज आई टोल्ड यू, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये सिर्फ रिवाइज करने के लिए होता है. इफ़ टू वेक्टर्स, ऑफ कोर्स नॉन जीरो वेक्टर्स describing the same physical quantity are represented in magnitude and direction by two sides of an incomplete triangle taken in order, then the resultant is the third side of the triangle starting from the tail of first vector ends at the head of second vector. Good. इसके बाद हमने देखा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसको तुम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बोलते हो. सो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स. सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे दोनों वेक्टर्स सेम पॉइंट से स्टार्ट हुए. तो लेट्स से आई हैव अ वेक्टर पी बार विच स्टार्ट्स फ्रॉम ओ गोज अप टू ए. मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है क्यू बार जो ओ से स्टार्ट हुआ एंड लेट्स से इट गोज अप टू सम पॉइंट बी. तो ये जो दो वेक्टर्स है पी बार एंड क्यू बार, these two vectors are two adjacent sides of a parallelogram. इस केस में सबसे पहले आप p बार को पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ करते हो, q बार को एक पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करते हो, और जो p बार एंड q बार है, p बार और q बार में जो एंगल है वो थीटा है. सो द एंगल बिटवीन p बार एंड q बार इज थीटा. देन resultant in this case is the diagonal starting from the same point. ये r बार है. तो रिमेंबर इसका स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए. इफ़ टू नॉन जीरो वेक्टर्स p बार एंड q बार आर रिप्रेजेंटेड ऑफ कोर्स ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी, वो तो अभी बाई डिफ़ॉल्ट ही हो गया. इफ़ टू नॉन जीरो वेक्टर्स p बार एंड q बार रिप्रेजेंटिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. एडजेसेंट साइड्स है तो टेकन इन ऑर्डर नहीं हो सकता. देन द रिजल्टेंट इज represented in magnitude and direction by
डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। अब इस केस में हमको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी निकालना है और रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी निकालना है। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन मतलब बेसिकली ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये किसका रिजल्टेंट है, पी बार एंड क्यू बार का। तो मान लो उसने पी बार के साथ कुछ एंगल बनाया अल्फ़ा, इसने क्यू बार के साथ कुछ एंगल बनाया बीटा। तो व्हेन यू से कि डायरेक्शन, तो डायरेक्शन इज गिवन बाय अल्फ़ा एंड बीटा। तो हमको यहाँ पे डायरेक्शन भी फाइंड करना था और मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना था। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमने क्या किया था, ये जो लाइन है OA इसको किया था एक्सटेंड, और ये जो एक्सटेंडेड OA लाइन है इस लाइन पे C पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया था विच मीट्स दिस लाइन एट पॉइंट D। अब ये P और Q में एंगल थीटा है तो ये भी क्या है, थीटा है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हमको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये जो ट्राइंगल है OCD, ये कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया था, OC² इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो OC² इक्वल्स टू OD इज OA प्लस AD, तो OA प्लस AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ये A प्लस भी ब्रैकेट स्क्वायर आ गया, इसको एक्सपेंड करो तो यू हैव OA स्क्वायर प्लस 2OA इंटू AD प्लस AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। गुड। तो AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज AC स्क्वायर। तो ये जो दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है वहाँ से तुमको AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर क्या मिल गया, AC स्क्वायर। तो OC स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस 2OA AD प्लस AC स्क्वायर। लेकिन डायग्राम के अकॉर्डिंग OC इज R, तो OC स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, R स्क्वायर। OA इज P, तो क्या लिखोगे, P स्क्वायर प्लस 2OA मतलब 2P इंटू AD। अब AD फाइंड करना है तो मैंने आपको बताया था कि AD ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ACD, इसमें AD ये एंगल को एडजेसेंट साइड है। कौन सा साइड है, तो एडजेसेंट साइड है। तो एडजेसेंट के डेफिनेशन, अगर एडजेसेंट किसके डेफिनेशन में आता है, साइन के कॉस, तो कॉस यूज़ करना पड़ेगा। और रिमेंबर इट्स वेरी सिंपल, तुमको सिर्फ बेसिक्स पता है ना, अपने आप समझ में आता है कि करना क्या है। तो 10 से जब 11 में आते हो सबसे पहली चीज़ जो बंद करनी है वो है रट्टा मारना। बिल्कुल बंद करना, कोई ज़रूरत नहीं है हमको वो सब याद करते बैठने का। कोई नहीं देखता कि आपने स्टेप वाइज लिखा है। व्हाट योर राइटिंग शुड बी करेक्ट। पहले ये स्टेप फिर ये स्टेप फिर ये स्टेप, ऐसा कुछ नहीं होता। जस्ट गो विद द फ्लो एंड यू सी द फ्लो हियर। अभी मैं यहाँ पे आके अटक गया क्योंकि मुझे AD पता नहीं, तो लॉजिकली पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, AD। तो cos थीटा इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, AD अपॉन AC। तो AD इक्वल्स टू AC cos थीटा। व्हाट इज AC, Q। तो ये आ गया Q cos थीटा। तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, AD की जगह पे लिख दो Q cos थीटा प्लस AC स्क्वायर। व्हाट इज AC, Q, तो प्लस Q स्क्वायर। सो देयरफॉर यू हैव R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ओके, तो ये मिल गया आपको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या मिल गया, पर वेक्टर आल्सो हैज डायरेक्शन। तो डायरेक्शन फाइंड करना मतलब अल्फा या बीटा फाइंड करना है। अल्फा गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू P बार एंड बीटा गिव्स यू विद रिस्पेक्ट टू Q बार। तो चलो हम लोग अल्फा फाइंड कर लेते हैं। तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है कौन सा, OCD, इसमें अगर मैं tan यूज़ करता हूँ, tan, और वो tan यूज़ क्यों करना है वो आज समझेगा। तो tan क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। tan अल्फा इज अपोजिट साइड इज CD, एडजेसेंट इज OD, लेकिन OD खुद है OA प्लस AD। सो यू हैव tan अल्फा इक्वल्स टू CD। अच्छा, अब एक काम करेंगे, CD पता नहीं तो CD पहले फाइंड कर लो। इफ़ यू लुक, ये जो CD है ये थीटा का अपोजिट है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, साइन। तो साइन थीटा इज अपोजिट साइड विच इज CD अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज AC। तो CD इक्वल्स टू क्या हो गया, AC साइन थीटा, AC साइन थीटा। गुड।
व्हाट इज AC? Q. तो you have CD equals to Q sin theta. Therefore you get tan alpha equals to CD. What is CD? Q sin theta upon OA. OA क्या था? P. और AD क्या आया था हमारा? Q cos theta. तो Q cos theta. गुड. तो ये आ गया आपका tan अल्फ़ा, यहाँ से अल्फ़ा मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा. मैंने अभी इसके बाद आपको बताया था एक ट्रिक टू रिमेंबर फार्मूला एंड खासकर डायरेक्शन के लिए. अभी अगर tan बीटा फाइंड करना है तो ट्रिक ये था, बीटा रिजल्टेंट ने किसके साथ बनाया? Q. तो जिसके साथ एंगल बना वो एक ही बार आता है, डिनोमिनेटर में आता है, अकेला आता है. जिसके साथ नहीं बना वो दो बार आता है, एक बार न्यूमरेटर में, एक बार डिनोमिनेटर में. न्यूमरेटर में साइन के साथ आता है, डिनोमिनेटर में कॉस के साथ आता है. ऐसा उसको याद रखते हैं. तो इतना हमने कल तक कवर किया था. अब उसके आगे सो इट इज़ लाइक सीरियल ऑफ टीवी हम करते ना, हमेशा तुमको रिकैप करके देते हैं. यहाँ भी वैसा चलता रहेगा बिकॉज कनेक्शन है कल जो तुमने सीखा और आज जो हमको कवर करना है. तो अगले टॉपिक पे जाने से पहले आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि तुमने पैरेललोग्राम लॉ में या फिर ट्राइंगल लॉ में अब तक तुमने दो वेक्टर्स को कंबाइन करके एक सिंगल वेक्टर बनाया है, और सिंगल वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है बेसिकली. अब हमको इसका उल्टा प्रोसेस करना है. सिंगल वेक्टर के हमको पार्ट्स करने हैं, कंपोनेंट्स करने हैं. इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. क्या बोलते हैं इसको? तो नेक्स्ट टॉपिक इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर, मैं सिंगल वेक्टर को स्प्लिट कर रहा हूँ तो इसलिए स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. तो वेक्टर को रिजॉल्व करना मतलब वेक्टर के कंपोनेंट्स करना, वेक्टर के पार्ट्स करना. यहाँ तक क्लियर? तो दिस इज अपोजिट प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग रिजल्टेंट. रिजल्टेंट में तुम दो वेक्टर्स को कंबाइन करके एक सिंगल वेक्टर बनाते हो. यहाँ पे एक सिंगल वेक्टर के तुम पार्ट्स करते हो. ईच पार्ट इज कॉल्ड एज अ कंपोनेंट. अब लॉजिकली सोचो थोड़ा सा. अब तक हमने जो एग्जाम्पल लिए, मैंने जब ट्राइंगल लॉ मैं इसलिए रिवाइज करवाया था बिकॉज आई वांट कि तुमको कनेक्शन लग जाए अच्छे से कि डिफरेंस क्या है. हमने ना अभी बताया मैंने, ऐसे दो वेक्टर्स थे ए बार एंड बी बार. इन दोनों को कंबाइन करके हमने सिंगल वेक्टर बनाया रिजल्टेंट आर बार. ऐसा किया था कि नहीं? इफ़ यू नोटिस ये ए बार और ये बी बार दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर. राइट? करेक्ट. तो सिमिलरली मतलब हम लोग जब दो वेक्टर्स को कंबाइन करके सिंगल बनाते हैं तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए या दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए या फिर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए. दे कैन बी एट एनी एंगल टू ईच अदर. तो सिमिलरली जब तुम वेक्टर्स के कंपोनेंट करोगे, वेक्टर के पार्ट्स करोगे, तो वहाँ पे भी यू कैन फाइंड द कंपोनेंट्स एट एनी रिक्वायर्ड एंगल. मेरे पास एक वेक्टर है, फॉर एग्जांपल मेरे पास आर वेक्टर है. अब मुझे जब इस आर वेक्टर के पार्ट्स करने हैं तो मैं इस आर वेक्टर के ऐसे दो पार्ट्स कर सकता हूँ जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर नहीं है. मैं इसके ऐसे पार्ट्स भी कर सकता हूँ जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. सो रिमेंबर, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर कैन बी फाउंड एट एनी रिक्वायर्ड एंगल. हम चाहे उस एंगल पे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर हुए तो उनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. क्या बोलते हैं? गुड. रिमेंबर, बट इफ द कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन दे आर कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. आपके सिलेबस में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स तक ही है. नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर, दोज हु विल डू इंजीनियरिंग वो फर्स्ट ईयर में आएगा आपको मैथ्स में.
है वो, डोंट वरी, वो भी है। मैथ्स में नहीं है, मैकेनिक्स नाम का एक सब्जेक्ट आता है, उसमें है। गुड, तो उसमें आपको आएगा ये। तो हमारा टास्क होगा वेक्टर को रिजॉल्व करना, कंपोनेंट्स फाइंड करना। कौन से कंपोनेंट्स फाइंड करना? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करना। हम लोग नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने वाले हैं क्या? नहीं। तो हम एक वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे तो जो दो कंपोनेंट बनेंगे या तीन बनेंगे वो एक दूसरे को क्या होंगे? परपेंडिकुलर। सो द कंपोनेंट्स कैन बी obtained at any required angle, but if the components are perpendicular to each other, they are known as rectangular components. तो हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पे ही फोकस करेंगे, हम लोग नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। बट तो यू अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स? द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू components is called as resolution of vectors, and we will find which type of components here? Rectangular components. अब rectangular components को find करने के लिए पूरा एक प्रोसेस समझ लो। तो rectangular components को find करने के लिए सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं एक वेक्टर ड्रॉ कर लेता हूँ, इसको मैं r बार बोल देता हूँ। लेट अस से ये r बार स्टार्ट हुआ है O पॉइंट से और ये गया C पॉइंट तक। तो जहाँ पे इसका टेल है वहीं पे तुम ओरिजिन सेट कर दो। उसी पॉइंट को ओरिजिन मान लो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन हो गया ये। मतलब ये वेक्टर पोजीशन वेक्टर जैसा है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? ओरिजिन से। वेरी गुड। तो ऐसा किया। गुड। सो कंसिडर अ वेक्टर आर बार, कंसिडर अ वेक्टर आर बार विच इज़ बेसिकली विच स्टार्ट्स फ्रॉम O, which starts from O and ends at C. Good. अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने के लिए, टू फाइंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, हम लोग इसके हेड से C पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। कहाँ पे? X एक्सिस पे, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं Y एक्सिस पे। चलो इसको A नाम दे देता हूँ, इसको B नाम दे देता हूँ। तो ये जो O से A है, इसको हम लोग बोलते हैं RX बार। ये R का X कंपोनेंट है, क्योंकि ये X डायरेक्शन में है, इसलिए इसको बोलते हैं RX बार। और O से जो B है, इसको क्या बोलेंगे? RY बार। तो दिस इज RY बार। गुड। वैसे बाय द वे ये RY बार है तो ये भी RY बार आएगा, क्योंकि दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये RX है तो ये भी क्या आएगा? RX आएगा। लेट अस से ये एंगल कितना है? थीटा। तो टू फाइंड द कंपोनेंट्स, टू फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ R बार, कंपोनेंट्स ऑफ R बार, drop a perpendicular from point C. Point C is the head of this vector at x-axis and y-axis respectively. तो तुमने x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पे ही तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया। और ये जो OA बार बना, इसको क्या बोलते हैं? RX बार। क्या बोलते हैं इसको? क्योंकि ये कौन सी डायरेक्शन में है? X। और OB बार कौन सी डायरेक्शन में है? Y। तो हियर OA बार इक्वल्स टू RX बार एंड OB बार इक्वल्स टू RY बार। एंड डिड यू नोटिस? इफ यू नोटिस, ये RX बार और RY बार दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। यस और नो? तो दोनों सेम पॉइंट से अगर स्टार्ट होंगे तो कौन सा लॉ लगाओगे रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए? पैरेललोग्राम लॉ कि ट्रायंगल लॉ? तो फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ यू कैन से कि ये RX और RY बार का रिजल्टेंट जैसा कौन है? R बार। कौन है? R बार। या फिर ट्रायंगल लॉ भी लगा सकते हो, क्योंकि ये RY तो ये भी कौन है?
आर वाई। तो आर एक्स कहाँ एंड हुआ? ए पॉइंट पे। आर वाई कहाँ से स्टार्ट हुआ? ए पॉइंट से, राइट। तो जहाँ पे पहला वेक्टर ख़त्म हो रहा है वहाँ से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो रहा है। तो ट्राइंगल लॉ से भी आर एक्स बार प्लस आर वाई बार इक्वल टू क्या बनने वाला है? आर बार। क्या बनने वाला है? तो तुम दोनों में से कोई भी लॉ लगाओ, यू कैन से फ्रॉम ट्राइंगल लॉ या फिर फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ यू गेट आर बार इक्वल्स टू आर एक्स बार प्लस आर वाई बार। क्लियर यहाँ तक? पक्का पक्का, गुड। अभी सबका ध्यान यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा कुछ नया सबको बता रहा हूँ। नया मतलब तुमको पता ही है, सिर्फ याद नहीं होगा। रिमेंबर व्हाट इज यूनिट वेक्टर? अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। तो कहना है राइट डाउन ए बार एज ए इंटू ए कैप। लिख सकता हूँ क्या? अगर ऐसा लिख सकता हूँ तो मैं आर एक्स बार को भी लिख सकता हूँ ना, आर एक्स इंटू आर एक्स कैप। लेकिन आर एक्स कैप मतलब कौन सा डायरेक्शन? एक्स। और एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को क्या बोलते हो? आई कैप। तो इसको बोलोगे आर एक्स आई कैप। क्या बोलोगे? तो आर एक्स बार क्या बनेगा? आर एक्स आई कैप। और आर वाई बार क्या बनेगा? आर वाई जे। पक्का पक्का, गुड। अब हमको ये जो वेक्टर है आर बार, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड मतलब इसका लेंथ इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। मतलब आर एक्स और आर वाई के टर्म्स में क्या फाइंड करना है? आर का मैग्नीट्यूड। आर का मैग्नीट्यूड। अब वो कैसे करते हैं? तो एक तो थीटा एंगल मान लिया यहाँ पे तुमने। अभी जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ सुन लो, याद मत रखना, क्योंकि ये अभी बुक्स में वैसा दिया होता तो मुझे बताना पड़ता है, लेकिन शॉर्टकट बहुत सारे हैं। तो लेट थीटा बी द एंगल मेड बाय आर बार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। क्योंकि जो थीटा एंगल था ये आर बार ने किसके साथ बनाया? एक्स एक्सिस। और इफ़ यू सी, ये तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। व्हाट इज कॉस थीटा फ्रॉम द ट्राइंगल? एडजेसेंट साइड। व्हाट इज एडजेसेंट साइड? आर एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आर एक्स अपॉन आर। अभी तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि ये तो बार था ऐसा। एंगल स्केलर होता है कि वेक्टर होता है? एंगल इज अ स्केलर क्वांटिटी। एंगल इज अ, तो एंगल लिखते टाइम पे कभी भी बार नहीं लिखे जाते, तो डू नॉट पुट अ बार। गुड। तो यहाँ से तुमको आर एक्स क्या मिल गया? आर कॉस थीटा। सिमिलरली ये ट्राइंगल से साइन थीटा क्या आएगा? आर वाई अपॉन आर, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सिमिलरली यू गेट साइन थीटा इक्वल्स टू आर वाई बाय आर। तो व्हाट इज आर वाई? आर साइन थीटा। अब मैं ये मेथड बताने ही नहीं वाला था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कुछ एक स्टेप ऐसा आता है जो तुमको अभी थ्रू आउट 2 साल तक यूज़ करना है, मैथ्स में भी फिजिक्स में भी। तो रिमेंबर, ये जो स्टेप है, दिस यू विल हैव टू यूज़ फॉर 2 years नाउ। जब तुम्हारे पास 2 इक्वेशन बने, एक में कॉस हो एक में साइन हो, एक में ऑलवेज स्क्वायर एंड ऐड। क्या करोगे? स्क्वायर एंड ऐड। इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2। इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है? आर एक्स। उसका स्क्वायर क्या हो गया? आर एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस आर वाई स्क्वायर। राइट हैंड साइड क्या है? उसका स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा, आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1। गुड। नहीं याद हो तो कुछ नहीं है, कोई भी थीटा की वैल्यू ले लो 30 ले लो, 30 डिग्री। व्हाट इज कॉस ऑफ 30? √3/2। उसका स्क्वायर कितना होता है? √3 का 3, 2 का 4, तो 3/4। साइन 30 कितना होता है? 1/2। उसका स्क्वायर 1/4। व्हाट इज 3/4 प्लस 1/4? 4/4, दैट इज 1। तो ऐसा याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, वो 1 आता है। पुट एनी एंगल यू गेट 1। तो यू हैव आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर रूट लेता हूँ रूट, तो r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस
आर वाई स्क्वायर। ये हो गया रिजल्ट, ये हो गया आर वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। मैं वापस बता देता हूँ एक बार। हमारे पास एक वेक्टर था आर बार, हमको इसको रिजॉल्व करना है, मतलब हमको इसके कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। तो कंपोनेंट्स फाइंड करने के लिए स्टेप 1, जहाँ से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है वहीं पे ओरिजिन सेट कर दो, उसी के टेल को ओरिजिन बना दो। स्टेप 2, जहाँ पे इसका हेड है वहाँ से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉप करो, एक वाई पे ड्रॉप करो। तो ये बन गया आर एक्स बार और ये बन गया आर वाई बार। ये आर वाई है तो सामने वाला भी आर वाई है। गुड, पक्का पक्का। तो पैरेललोग्राम लॉ या फिर ट्रायंगल लॉ से आर बार इक्वल्स टू आर एक्स बार प्लस आर वाई बार, मतलब ये स्टेप पे आ गए। लेकिन आर एक्स कौन से एक्सिस के लॉन्ग है, तो इसको लिखोगे आर एक्स आई कैप, इसको लिखोगे, इसको क्या मान लिया एंगल को थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो गया आर एक्स अपॉन आर, साइन थीटा क्या हो गया आर वाई अपॉन आर। तो आर एक्स आ गया आपका आर कॉस थीटा, आर वाई आ गया आपका आर साइन थीटा। दोनों को क्या कर लिया, स्क्वायर एंड ऐड। तो फाइनली क्या मिल गया, आर इक्वल टू रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ये सिर्फ तुम्हारे नॉलेज के लिए। हमको दिखता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो क्या है बताओ, आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर एक्स स्क्वायर प्लस, सीधा सीधा तुम सीधा इस स्टेप पे आ गए। राइट, गुड। तो आर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ये सब नॉर्मली मैं नहीं बताता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2 स्टेप्स इन्वॉल्व थे, इसके आगे जहाँ पे भी तुमको 2 इक्वेशन दिखे, फिजिक्स में 4 बार आएगा, डेरिवेशन में 4 बार आएगा। जब 2 इक्वेशन दिखे, एक में कॉस हो एक में साइन हो, तो क्या करना चाहिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। मैथ्स में भी यही करना पड़ेगा तुमको। गुड। तो अब ये तो था 2 डायमेंशनल वेक्टर। अब जब 2 डायमेंशनल वेक्टर हो, क्योंकि यहाँ पे 2 ही कंपोनेंट है आर एक्स और आर वाई। फॉर एग्जाम्पल, ओके, अब मेरे पास तो स्केल है सिर्फ बताने के लिए। तो 2 डायमेंशनल वेक्टर क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये स्केल अगर मैं इस बोर्ड में रख देता हूँ ऐसा, तो इसके 2 ही कंपोनेंट लगे एक्स और वाई, इसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल। क्या बोलते हैं, अगर इसको ऐसा बाहर निकालता तो ये होता 3 डायमेंशनल। क्या होता, तो जब हमारे पास 2 डायमेंशनल वेक्टर हो जिसमें सिर्फ एक्स और वाई कंपोनेंट हो, उसका अगर तुमको डायरेक्शन पूछा है, क्या पूछा है, हमेशा लेना tan थीटा। व्हाट इज tan थीटा फ्रॉम हियर, अपोजिट साइड अपॉन, तो आर वाई बाई आर एक्स, मतलब थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ आर वाई बाई, मतलब x कंपोनेंट y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। तो थीटा मतलब एंगल इज ऑलवेज tan इनवर्स ऑफ y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, हमेशा 2D वेक्टर का। अब बोलोगे tan ही क्यों लिया, साइन क्यों नहीं लिया, कॉस क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैं साइन लेता, जो लिया था मैंने साइन, अगर साइन लेता तो क्या आता, आर वाई अपॉन आर, राइट। अगर कॉस लेता तो, अगर tan लिया तो tan में दोनों कंपोनेंट्स आ गए ना, हाँ, तो इसलिए tan लेते हैं, क्योंकि tan में अपोजिट और एडजेसेंट दोनों कंपोनेंट आते हैं, इसलिए क्या लेते हैं, tan। और इसीलिए हमने आज और कल एंगल फाइंड करने के लिए वापस क्या लिया था, tan। गुड, वेरी गुड। अब अगर मेरे पास वेक्टर 3D हो, 3D, अब यहाँ वाई तो याद रखना, बिकॉज तुम्हारा बैच जेई का है, तो फिर मैं साथ साथ में बताते जाता हूँ। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो ओनली फॉर जेई है, जो स्टेट बोर्ड में नहीं है, उसमें से अभी ये नहीं, इसका अगला टॉपिक दैट विल बी ओनली फॉर जेई। लेकिन 3 डायमेंशनल वेक्टर की बात होगी तो 3 डायमेंशनल वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ मैं। तो लेट्स से ये एक्स एक्सिस है, इसको तुम जेड एक्सिस बोल दो, इसको तुम वाई एक्सिस बोल दो। तो अगर मेरे पास एक 3D वेक्टर होता, जैसे ये वेक्टर है 3D वेक्टर, इसको मैं बोल देता हूँ आर बार। क्या बोल देता हूँ, आर बार। अब इसके कितने कंपोनेंट्स होंगे, 3। तो जैसे तुमने 2 कंपोनेंट हुए, तो तुमने आर बार को कैसा लिखा, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। तो 3 कंपोनेंट होंगे तो कैसा लिखोगे, हाँ, सो यस, गुड। सो इफ आर बार हैज 3 components, then आर बार इक्वल्स टू आर एक्स आई कैप प्लस
जे कैप प्लस आर जेड के कैप एंड व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ आर। जैसे पिछले केस में क्या था, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, बराबर, पक्का। अब मुझे बताओ, अगर मैंने एक वेक्टर दिया तुमको ए बार इक्वल्स टू लेट अस से 3i कैप प्लस 4j कैप, यहाँ पे आई कैप के साथ कौन सा नंबर है, ये होता है एक्स कंपोनेंट, क्या होता है ये, और जे कैप के साथ कौन सा नंबर है, ये होता है वाई कंपोनेंट, क्या होता है ये। तो मुझे ए का मैग्नीट्यूड बताओ, जल्दी बताओ, ए का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर। व्हाट इज एक्स कंपोनेंट 3, आई कैप नहीं, एक कंपोनेंट आई कैप के साथ वाला 3, तो अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर। व्हाट इज 3 स्क्वायर, व्हाट इज 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16 25, उसका रूट मतलब 5। गुड। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, tan थीटा इक्वल टू वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट, तो 4/3, तो थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ 4/3, पक्का पक्का, गुड, वेरी गुड। अगर मैं अब तुमको ऐसा बता दूँ तो बताओ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। यस करेक्ट, 5√2 अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो 50 हो गया ना। व्हाट इज रूट 50, 5√2। यहाँ तक क्लियर है एकदम। हाँ, जब एक वेक्टर में 3 कंपोनेंट्स हो तो उसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं वो हम आगे देखेंगे। 2 ही हो तो y अपॉन एक्स, पक्का पक्का, यहाँ तक एकदम क्लियर। अब अगर तुमको क्योंकि 3D वेक्टर की बात हो ही रही है तो एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जो मैं आपको जेई के क्वेश्चंस के टाइम वापस बताऊंगा, लेकिन अभी हो ही रही है तो ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये जो 3D वेक्टर है आर बार, इसने अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया अल्फ़ा कितना, वाई के साथ बनाया बीटा कितना, और जेड के साथ गामा, जेड के साथ कितना है गामा, तो हम डिफाइन करेंगे समथिंग कॉल्ड एज डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइन। गुड, डायरेक्शन, क्योंकि एंगल्स हमको डायरेक्शन बताते हैं, ये मैंने कल भी बताया था आपको। जैसे ईस्ट से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कौन होता है, नॉर्थ ईस्ट। 90 डिग्री कौन होता है, नॉर्थ। वेरी गुड। तो डायरेक्शन कौन बताता है हमको, एंगल्स। और अगर मैं उन एंगल्स का कॉस ले लूँ, क्या ले लूँ, कॉस, उसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्शन कोसाइंस। तो अगर मेरे पास एक 3D वेक्टर है जिसके 3 कंपोनेंट है, तो हमेशा याद रखना कॉस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा एंगल विथ रिस्पेक्ट टू कौन सा एक्सिस था, तो ये आता है आपका x कंपोनेंट अपॉन आर, आर एक्स अपॉन आर, क्या आता है, आर एक्स अपॉन आर। और कॉस बीटा, बीटा किसके साथ एंगल था, y कंपोनेंट, तो क्या आएगा आर वाई अपॉन, और कॉस गामा क्या आएगा, आर जेड अपॉन आर। इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा गिव्स डायरेक्शन, और उसका तुमने क्या लिया, कॉस, इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, पक्का पक्का। तो ये एक टॉपिक है ओनली फॉर जेई, सिर्फ जेई के लिए है। गुड। और एक टॉपिक आएगा लामीज़ थ्योरम, वो मैं तुमको क्वेश्चन के टाइम ही बताऊंगा, वो भी जेई के लिए है, तो दिस इज ऑल्सो ओनली फॉर जेई। यहाँ तक पक्का पक्का क्लियर। गुड। अभी हमारा नेक्स्ट वेक्टर ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स। कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स। गुड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स। अभी थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स। अब तक हम लोग जब वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे तो हम लोगों ने एकदम क्लियरली बोला था एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप रिजल्ट्स इन अ सिंगल वेक्टर ऑफ द सेम टाइप। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर रहा हूँ तो नया वेक्टर जो भी बनेगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वी नो दैट एडिशन और सब्ट्रैक्शन
or subtraction of two vectors of the same type gives a new vector, resultant vector of the same type. लेकिन जब तुम मल्टीप्लाई करते हो दो वेक्टर्स को, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं, तो जब तुम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो पहला ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि जो दो वेक्टर्स को तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो वो सेम टाइप के होने ही चाहिए। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। मैं तुमको दोनों का एक एक एग्जांपल देता हूँ कि कब हो सकते हैं और होंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा वो बताऊँगा, बीच में बताते जाऊँगा मैं, राइट। तो रिमेंबर देयर इज़ नो कंडीशन एज सच कि दो वेक्टर्स जब तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सेम टाइप के होने ही चाहिए। हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ वर्क डन? फोर्स इनटू, हाँ, अभी से ये भूल जाना, वर्क डन इज़ नॉट फोर्स इनटू डिस्टेंस, इट इज़ नॉट ऑल्सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अभी कौन से टाइप का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन भी दो टाइप के हैं यहाँ पे। जब तुम दो स्केलर को मल्टीप्लाई करते हो, मतलब दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, तो एक नंबर ही मिलता है, ऐसे होता है ना, 2 × 3 = 6, राइट। लेकिन जब तुम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो दो पॉसिबल आउटकम है। अगर मैं दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करता हूँ तो या तो स्केलर मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, वेक्टर। सो वी कैन मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप्स। सो वी कैन मल्टीप्लाई two vectors of same or different types to get either a scalar or a vector तो ये जो स्केलर प्रोडक्ट है और जो वेक्टर प्रोडक्ट है, नाम में प्रोडक्ट, बिकॉज तुम किसकी बात कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन। तो अभी याद रखना है इसके बाद से, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, जब तुम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे, दो टाइप के तुमको पॉसिबल आउटकम्स मिलते हैं। अगर मैं दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो या तो मुझे मिलेगा एक स्केलर, मतलब एक नंबर, तो वेक्टर इनटू वेक्टर इज़ अ स्केलर, इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। या फिर मैं दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करूँगा और मुझे मिलेगा नया वेक्टर, तो वेक्टर इनटू वेक्टर इज़ अ न्यू वेक्टर, उसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। और मैं इन दोनों को साथ साथ में ही पढ़ाता हूँ क्योंकि याद रहता है, अच्छे से याद समझेगा। अगर तुम कंपैरिजन में स्टडी करोगे ना तो यू विल ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो इसको कंपैरिजन में ही पढ़ना होता है। तो रिमेंबर, व्हेन आई मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स एंड इफ आई गेट अ वेक्टर, दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं उसको, और दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया और मुझे एक स्केलर मिला तो क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे। अब देखो प्रॉब्लम क्या है ना, मेरे पास दो वेक्टर्स थे, लेट अस से ए बार एंड बी बार, ए बार एंड बी बार। मैंने ए बार को बी बार से मल्टीप्लाई किया, मुझे क्या मिला, स्केलर, मतलब ओनली मैग्नीट्यूड। मैंने ए बार को बी बार से मल्टीप्लाई किया, क्या मिला। तो समझेगा कैसे कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद नया वेक्टर मिल रहा है कि स्केलर मिल रहा है। तो हम लोग नोटेशन के लिए जब ए बार और बी बार का प्रोडक्ट स्केलर दे तो बीच में डॉट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, और यहाँ पे क्रॉस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट इज़ अ वेक्टर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट इज़ स्केलर प्रोडक्ट। तो ये सिर्फ हमारे नोटेशन के लिए, फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि जब मैं दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और मुझे एक स्केलर मिल रहा है तो बीच में क्या लगाया, डॉट, यहाँ पे क्या लगाया, क्रॉस। पक्का पक्का, गुड। अब मैं दोनों को कंपैरिजन में ही स्टडी करूँगा। तो पहले मैं स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन करूँगा, उसके बाद क्या डिफाइन करेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट। फिर स्केलर प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और किसके देखेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट के। तो आपको वेक्टर्स टॉपिक पे जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो इस पे ही आते हैं, मैक्सिमम। मैं ये नहीं बोल रहा कि वेक्टर एडिशन पे क्वेश्चन नहीं आता, मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम इस पे आते हैं। गुड।
और नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन वेक्टर्स पे आजकल आना चालू हो गए हैं। नीट में कम आते हैं, जेई में तो दे विल कीप ऑन आस्किंग यू, जेई में पूछते रहेंगे। और वेक्टर्स का एप्लीकेशन मैंने पहले बता दिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे चैप्टर में, ग्रेविटेशन जैसे चैप्टर में वेक्टर्स तुमको लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो विल स्टार्ट विथ फर्स्ट डिफाइनिंग व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। हाँ, और फिर हम लोग डिफाइन करेंगे व्हाट इज वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। गुड, पक्का पक्का। सो द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स, नॉन जीरो क्योंकि दोनों में से एक भी वेक्टर जीरो हो गया तो प्रोडक्ट जीरो आएगा ना। दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हो उसमें से एक नंबर जीरो है तो क्या आता है, जीरो। इसलिए यहाँ पे दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो दोनों वेक्टर क्या होने चाहिए, नॉन ज़ीरो। स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स, मैंने सेम टाइप नहीं बोला क्योंकि सेम टाइप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स, लेट अस से ए बार एंड बी बार इज डिफाइंड एज, उसको डिफाइन कैसे करते हैं मैं लिख देता हूँ पहले। ए बार डॉट बी बार ये होता है ए बी कॉस थीटा। क्या होता है ये, ए बी कॉस थीटा। ए बार एक वेक्टर है, बी बार दूसरा वेक्टर है और दोनों में एंगल कितना है, थीटा। कितना है, थीटा। वैसे स्मॉलर एंगल है, बोले स्मॉलर एंगल का क्या मतलब हो गया, ए और बी में कितना एंगल है, थीटा। कितना है, तो ये भी तो उसी में एंगल है ना। ये कितना है, 360 माइनस थीटा। तो हम कौन सा एंगल लेते हैं, स्मॉलर। कौन सा लेते हैं, हमेशा कौन सा लेंगे, स्मॉलर। सो द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट of two non-zero vectors is defined as देखो तुमने क्या लिखा, ए बार डॉट इक्वल टू क्या लिखा, ए बी कॉस थीटा। मतलब तुमने पहले और दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्या किया, प्रोडक्ट लिया। और किसका प्रोडक्ट लिया, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो डिफाइन कैसे करोगे, द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ magnitudes of the two vectors and cosine of angle between them, of course smaller angle, cosine of angle between them. So it is the product of the magnitude of two vectors and cosine of angle between them. पक्का पक्का। तो ए बार डॉट बी बार इज ए बी कॉस थीटा, ए बार डॉट बी बार इज ए बी कॉस थीटा, ए बार डॉट बी बार इज ए बी कॉस थीटा। एंगल इज स्केलर, एंगल डायरेक्शन बताता है क्योंकि एंगल से हमने डायरेक्शन निकाला। एंगल इज अ स्केलर क्वांटिटी, कॉस ऑफ एनी एंगल, साइन ऑफ एनी एंगल, टैन ऑफ एनी एंगल, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर आल्सो स्केलर क्वांटिटी। हमने एंगल का यूज़ किया डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, बराबर। तो ईस्ट से अगर मैं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाऊँ तो क्या है, तो हम एंगल यूज़ कर रहे हैं डायरेक्शन बताने के लिए। एंगल इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, एंगल हैज़ नो डायमेंशंस आल्सो, m0 l0 t0 एंड इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। गुड। तो अब इसीलिए गुड पॉइंट दैट यू रेस्ड। तो ये एक वेक्टर था, ये दूसरा वेक्टर था, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, स्केलर। क्या मिला, तो देखो डायरेक्शन दिखा है क्या, यहाँ पे मैंने लिखा गया पे कुछ n कैप, j कैप, i कैप, k कैप लिखा गया नहीं, अभी लिखना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ मुझे नया वेक्टर मिलता है, तो मैं डिनोट कैसे करता हूँ, ए बार क्रॉस बी बार। यहाँ पे डेफिनेशन क्या था, ए बी कॉस, यहाँ पे ए बी साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे तुमने दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, एक नया नंबर मिला, स्केलर मिला। यहाँ पे तुमने दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, वेक्टर मिला। तो वेक्टर का डायरेक्शन होता है कि नहीं, हाँ। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एन कैप, वेयर एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। ये थोड़ा सा
कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन अगर ध्यान होगा तो फिर ये भी इजी है। अब यहाँ कैसे डिफाइन किया था तुमने, बोला था स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स इज डिफाइंड एज, बराबर। यहाँ थोड़ा चेंज होगा। अब यहाँ पे तुमको ऐसा लिखना पड़ेगा, द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स, द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट of two non-zero vectors is a new vector, यहाँ पे ऐसा बोला था क्या मैंने? नहीं, यहाँ पे बोल रहा हूँ हाँ। अब देखो ध्यान दो, ये जो नया वेक्टर बना उसका मैग्नीट्यूड क्या है? ए बी साइन थीटा। मतलब क्या पता है? उसका मैग्नीट्यूड है product of magnitudes of the two vectors and sine of angle between them. So you say that the vector product or cross product of two non-zero vectors is a new vector which has magnitude equal to the product of magnitudes of the two vector, बराबर। तो magnitude कितना है? magnitude है product of magnitude of two vector and sine of angle between them, right, which has magnitude equal to product of magnitudes of two vectors, बराबर। गुड। and खत्म हो गया यहाँ पे, and sine of angle between them, and sine of angle between them, and sine of angle between them। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का। एंड द डायरेक्शन ऑफ द न्यू वेक्टर, डायरेक्शन कौन बताएगा? वेक्टर के बाद डायरेक्शन भी होता है ना। एंड द डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर इज गिवन बाय, कैप नहीं, वो सिर्फ डायरेक्शन के लिए यूज़ किया हमने। डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल, इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। बताता हूँ ये क्या है, बताता हूँ। पहले मैं बताऊँ उससे पहले मुझे थोड़ा रिपीट करना पड़ेगा। मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ, आई एम गोइंग एट हाफ द स्पीड। पहले ये बताओ, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में कुछ डाउट है क्या? नहीं, पक्का पक्का। What is the meaning of resolution of vectors? The process of splitting a vector into its components. उसके बाद हमने देखा दो वेक्टर को अगर हम लोग डायरेक्शन कोसाइन, तो इट इज़ ईजी, वो तो तुमको समझा ही होगा, ये तो कोई बात नहीं, वापस रिपीट होगा वो क्वेश्चन में। फिर हमने देखा कि जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो या तो प्रोडक्ट क्या हो सकता है? स्केलर, या क्या हो सकता है? वेक्टर। अगर स्केलर है तो उसको किससे डिनोट करते हो? दो वेक्टर के बीच में क्या लगाते हो? इससे क्या बोलते हो? डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या लगाते हो बीच में? इससे क्या बोलते हो? अब आते हैं डेफिनेशन पे। स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ए बार डॉट बी बार इज ए बी कॉस थीटा, P bar dot Q bar is PQ cos theta, C bar dot D bar is CD cos theta. Similarly, vector product or cross product of two non-zero vectors is a new vector, क्योंकि वो वेक्टर है। यहाँ पे वेक्टर था क्या? नहीं। तो मैंने वेक्टर बोला क्या? नहीं। वो वेक्टर है क्या? हाँ। तो बोलना पड़ेगा क्या? हाँ। तो इज अ न्यू वेक्टर which has magnitude equal to product of magnitudes of the two vectors। देखो A bar into A into B, और साथ में क्या मल्टीप्लाई किया? साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। लेकिन ये डायरेक्शन भी तो बताना पड़ेगा ना। तो डायरेक्शन कौन से रूल से देते हो? राइट हैंड स्क्रू रूल। अभी राइट हैंड स्क्रू रूल समझने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान होना चाहिए। ये ए बार है, दिस इज ए बार। एक दूसरा वेक्टर ले लेता हूँ बी बार। इन दोनों में एंगल है थीटा। कितना एंगल है? थीटा। अब ए बार क्रॉस बी बार, ये एक नया वेक्टर मिलेगा और इस नए वेक्टर का डायरेक्शन होगा या तो यहाँ पे ऊपर, जिसको मैं एन कैप बोल रहा हूँ,
तो ये कौन है पता है? ए बार क्रॉस बी बार है। और नोटिस करोगे अगर तो ए बार क्रॉस बी बार ए बार को भी और बी बार को भी क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या है? या तो वहाँ होगा या तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब नीचे होगा या होगा, दोनों में से एक। अब दोनों में से कौन सा एक, वो समझने के लिए राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज़ करते हैं। राइट हैंड तो तुम्हारा राइट हैंड, और ये रूल रशिया में एप्लीकेबल नहीं है, इंडिया में। रशिया में उल्टा होता है, बताता हूँ क्या। तो ये राइट हैंड के थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को परपेंडिकुलर रखो। गुड, परपेंडिकुलर। ये थंब इज़ ए बार, फिंगर इंडेक्स फिंगर इज़ बी बार। तो अगर मैं ए बार को बी बार के पास ले जा रहा हूँ तो ए बार क्रॉस बी बार, क्या बोलते हैं इसको? ए बार क्रॉस बी बार, राइट। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा अलॉन्ग मिडिल फिंगर। अभी इंडिया में जब तुम स्क्रू टाइट करते हो तो ऐसा ही घुमाते हो ना, क्लॉकवाइज। हाँ, तो क्लॉकवाइज घुमाते हो मतलब क्या कर रहे हो? ए बार क्रॉस बी बार कर रहे हो, तो स्क्रू कहाँ जाता है? अंदर, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ मिडिल फिंगर, इसलिए इसको बोलते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। और हमको लूज़ करना हो तो उल्टा, मतलब बी बार क्रॉस ए बार, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन इसको उल्टा होता है, तो स्क्रू बाहर आता है। करेक्ट। तो राइट हैंड स्क्रू रूल में कीप योर थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ थंब इज ए बार, इंडेक्स फिंगर इज बी बार, देन मिडल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इफ ए बार क्रॉस बी बार, और बी बार क्रॉस ए बार होगा तो उल्टा आएगा। गुड। अब रशिया में आटे उल्टे होते हैं, स्क्रू के जो आटे बोलते हो ना, वो उल्टे होते हैं। वहाँ पे तुम क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो स्क्रू बाहर आएगा। दैट इज़ वाई आई टोल्ड यू कि वो रशिया में एप्लीकेबल नहीं है, वहाँ उल्टा होता है। तो वहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन लूजेज द स्क्रू, एंटी क्लॉकवाइज टाइटन्स इट। तो इसलिए ये राइट हैंड स्क्रू रूल नॉर्मली हम लोग यहाँ पे उसको यूज़ करते हैं। पक्का। अब नाउ रिमेंबर, यही मैं अगर रूल यूज़ करता हूँ इस डायग्राम के लिए, ये ए बार है थंब, ये कौन है? तो ए बार क्रॉस बी बार कहाँ पॉइंट कर रहा है? ऊपर। और फिर बी बार क्रॉस ए बार कहाँ करेगा? हाँ, तो ये बी बार क्रॉस ए बार है। और इसको मैं माइनस एन कैप भी बोल सकता हूँ, क्योंकि ये एन कैप के उल्टे डायरेक्शन में है। एन कैप ऊपर था और ये माइनस एन कैप नीचे है। समझे आप? तो डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट याद रखना पड़ेगा और रहेगा। इट इज़ सिंपल, ए बी साइन थीटा विथ सम डायरेक्शन, राइट। तो हम कैसा बोलते हैं इसको? द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए बार एंड बी बार इज अ न्यू वेक्टर विच हैज़ द मैग्नीट्यूड equal to the product of magnitudes of both the vectors and the sign of angle between them, and the direction of the new vector is given by right hand screw rule. उससे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ए बार और बी बार दोनों को रिजल्टेंट क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या है? अभी भूलना नहीं इसको। ये ए बार, ये बी बार, और ये उन दोनों को परपेंडिकुलर ए बार क्रॉस। इसका मतलब ए बार और बी बार जिस प्लेन में थे, क्योंकि एक सिंगल प्लेन में है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये ए बार हो गया, ये बी बार हो गया। तो ए बार और बी बार जिस प्लेन में है, ए बार क्रॉस बी बार उसको परपेंडिकुलर है, मतलब या तो बाहर आ रहा है या तो अंदर जा रहा है। तो रिमेंबर, ए बार और बी बार जिस प्लेन में होंगे, ए बार क्रॉस बी बार उसको क्या होगा? परपेंडिकुलर। भूलना नहीं। एक एक वर्ड जेई के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, नहीं तो फिर 15, 10, 12, 15 स्टेप करते रहो। गुड। तो इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर जेई ना, बेसिक्स से स्टार्ट करना। तुम लोग बोलते हो बेसिक्स क्या करना है? बेसिक्स में से तो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अभी एक एक करके देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, दोनों के प्रॉपर्टीज़ एक एक करके देखेंगे। और मैं कंपैरिजन में ही सिखाऊंगा याद रहने के लिए। तो प्रॉपर्टीज़ मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं इसको। तो प्रॉपर्टीज़ आर आल्सो कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। Then we'll start with the first. Let's take the first one, scalar product. यहाँ पे लेते हैं वेक्टर प्रोडक्ट।
सबसे पहला फर्स्ट थिंग, स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। इज कम्यूटेटिव। अभी हमने वेक्टर एडिशन भी कम्यूटेटिव ऐसा देखा था ना, उसका क्या मतलब था? ऑर्डर डजंट मैटर, मतलब ए बार प्लस बी बार इक्वल्स टू बी बार प्लस ए बार। यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव का मतलब क्या होगा? ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू बी बार डॉट ए बार। तुम शो भी कर सकते हो, तुम बोल सकते हो कि ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू, डेफिनेशन क्या था? ए बी कॉस थीटा। ए क्या है? मैग्नीट्यूड, मतलब नंबर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज जस्ट अ नंबर। बी क्या है? नंबर। कॉस थीटा क्या है? नंबर। अच्छा एक बात बताओ, 2 इंटू 3 इंटू 4 और 4 या फिर 3 इंटू 2 इंटू 4 में कोई फ़र्क है क्या? नहीं। तो ए बी कॉस थीटा और बी ए कॉस थीटा में कोई फ़र्क है क्या? नहीं। तो मैं इसको क्या लिखूँगा? बी ए कॉस थीटा। लेकिन बाय डेफिनेशन बी ए कॉस थीटा मतलब कौन हो गया? बी बार डॉट ए बार। अगर ए बार डॉट बी बार इज ए बी कॉस थीटा, तो बी बार डॉट ए बार क्या होगा? बी ए कॉस थीटा। तो फिर स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। क्या होता है? तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता नहीं है। गुड। नंबर 2, वेक्टर प्रोडक्ट, सॉरी नंबर 1, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट में वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, वो कम्यूटेटिव नहीं है, इज नॉट कम्यूटेटिव। अब बोलोगे ऐसा क्यों? अभी तो बताया डायग्राम में, मैंने देखा तुमने डायग्राम अच्छे से। ए बार क्रॉस बी बार और बी बार क्रॉस ए बार, दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, तो वो इक्वल नहीं है, वो अपोजिट वेक्टर्स है। तो रिमेंबर, ए बार क्रॉस बी बार इज नॉट इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार। हाँ, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज दे आर सेम, मतलब दोनों का लेंथ क्या है? सेम है, डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। उल्टा मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ए बार क्रॉस बी बार और बी बार क्रॉस ए बार इक्वल तो नहीं है, लेकिन माइनस साइन के साथ लिख सकते हो क्योंकि अपोजिट वेक्टर्स है। पक्का पक्का? तो ए बार क्रॉस बी बार इज माइनस बी बार क्रॉस ए बार। पक्का 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 पक्का? श्योर श्योर, 100%? गुड। देन ये हो गया पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी, स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। फॉर एग्जाम्पल, ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार, अगर ऐसा हो, राइट, तो तुम इसको ऐसा लिख सकते हो, ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार। तो तुमने देखा ए बार बी और सी पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसलिए ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार इज ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार, इसलिए उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। सिमिलरली वेक्टर प्रोडक्ट इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव, तो वेक्टर प्रोडक्ट इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव। गुड। तो यहाँ पे लिखोगे ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार इक्वल टू ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार, ऐसा लिख सकते हो। यहाँ पे भी ए बार बी और सी पे क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट। नंबर 3, स्पेशल केसेस। तो नंबर 3 इज ऑलवेज स्पेशल केसेस, दोनों में स्पेशल केसेस, और ये प्रॉपर्टीज़ बहुत काम में आएगी। अब इसको अभी भूलना ही नहीं, यू कैन नॉट अफोर्ड टू जस्ट स्किप दिस, इसको तो छोड़ नहीं सकते अब। अगर दोनों वेक्टर्स में एंगल 0 हो, कितना हो? 0, मतलब दोनों दे आर इन सेम डायरेक्शन। एंगल 0 मतलब डायरेक्शन इज सेम। जब डायरेक्शन सेम हो तो ए बार डॉट बी बार, अच्छा डेफिनेशन क्या था? ए बी कॉस थीटा था ना, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा? ए बी कॉस 0। क्या लिखूँगा यहाँ पे? ए बी कॉस 0। व्हाट इज कॉस 0? 1। तो ए बार डॉट बी बार क्या बन जाएगा? ए बी। 1 नहीं बनेगा, क्या बनेगा? ए बी। 1 नहीं बनेगा। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, गुड। तो सेकंड गायब हो गया, छोड़ो।
सेकंड डेटा से वापस दिखाना पड़ेगा अब। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी क्या लिखा था हमने? डिस्ट्रीब्यूटिव। तो स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, वेक्टर प्रोडक्ट इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव, इज डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार इक्वल्स टू क्या आया? ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार, एंड वेक्टर प्रोडक्ट is also distributive. So you have a bar cross b bar plus c bar equals to a bar cross b bar plus a bar cross c bar. Good. Third property, special cases. अभी स्पेशल केसेस में सिर्फ हमको देखना है कि अलग अलग एंगल्स पे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ रही है। पहला, थीटा इक्वल टू 0, मतलब बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल, सेम डायरेक्शन। तो इस केस में ए बार डॉट बी बार क्या आएगा? ए बी कॉस 0। व्हाट इज कॉस 0? 1। तो क्या हो गया? ए बी। केस नंबर 2, इस पर भी आएंगे बाद में। थीटा इक्वल्स टू 180, एंटी पैरेलल, क्या बोलते हैं इसको? एंटी पैरेलल। तो यहाँ पे ए बार डॉट बी बार क्या आएगा? ए बार डॉट बी बार क्या आएगा? ए बी कॉस ऑफ 180। यू नो व्हाट इज कॉस ऑफ 180? -1। कितना होता है? -1। कितना होता है? -1। अभी -1 कैसे होता है? मैं एज आई टोल्ड यू, मैं एक एक्स्ट्रा लेक्चर लूँगा, उसमें वंस एंड फॉर ऑल आपका ट्रिग्नोमेट्री पूरा एक ही लेक्चर में 20-25 मिनट में ट्रिग्नोमेट्री का काम खत्म, जितना फिजिक्स से लगने वाला है उतना। बट चिंता, तुम उसकी चिंता मत करो, बट ध्यान दें आप। गुड। देन नंबर 3, थीटा इक्वल्स टू 90, मतलब दोनों वेक्टर्स क्या है? परपेंडिकुलर। क्या है? अभी ये परपेंडिकुलर को और एक नाम है, इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल। क्या बोलते हैं? हाँ, तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स मतलब कौन से वेक्टर्स? परपेंडिकुलर। और नहीं पता होता इसलिए फिर क्वेश्चन छूट जाता है। तो व्हाट इज ए बार डॉट बी बार इन दिस केस? 0। क्या आएगा? 0। तो ए बी कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है? 0। मतलब दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0। वेरी गुड, वेरी गुड। तुमने भी 0 बोला ना, तो मुझे कुछ आंसर सही करेक्ट बोला, गलत नहीं बोला आपने। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर कौन था? आई कैप। इसको चलो वाई एक्सिस मान लो, जेड मान लो, जो मान लो, जे कैप। और ये कौन है? के कैप। एक्स और वाई परपेंडिकुलर होता है क्या? हाँ। वाई और जेड होता है क्या? हाँ। एक्स और जेड होता है क्या? हाँ। तो आई कैप डॉट जे कैप क्या आएगा? 0। जे कैप डॉट आई कैप क्या आएगा? 0। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। आई कैप डॉट के कैप क्या आएगा? 0, क्योंकि आई कैप मतलब एक्स एक्सिस, के कैप मतलब, और ये दोनों परपेंडिकुलर है क्या? हाँ। तो 0 आया क्या? हाँ। वेरी गुड, गुड गुड गुड। पक्का पक्का ना? गुड, राइट। तो आई कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट के कैप क्या आएगा? 0। तो जे कैप डॉट के कैप क्या आया? 0। के कैप डॉट जे कैप क्या आया? 0। ये सब 0 क्यों आए? क्योंकि दे आर परपेंडिकुलर। पक्का पक्का याद रहेगा? श्योर। तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 0 है, 6 0 है। और कल देखेंगे 3 नॉन जीरो है। अभी हमारे पास है 5 मिनट, लेकिन ये ख़त्म करना है। गुड। तो 6 0 है, 6 क्या है? यहाँ पे किसमें? डॉट प्रोडक्ट में। किसमें? अच्छा मुझे अभी बताओ, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए जब मैं स्पेशल केस की बात करूँगा, क्रॉस प्रोडक्ट में ए बार क्रॉस बी बार, ए बार क्रॉस बी बार, ये नया वेक्टर था कि नहीं? उसका मैग्नीट्यूड कितना था?
ए बी साइन थीटा, क्या था? ए बी साइन थीटा। तो ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, व्हाट इज साइन जीरो? जीरो। साइन जीरो इज जीरो। यहाँ पे पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ रहा है? जीरो। क्या आ रहा है? याद रखना, ये याद रखना, भूलना नहीं। देन सेकेंड केस, एंटी पैरेलल एंगल 180, ओके, एंगल 180। तो यहाँ पे ए बार क्रॉस बी बार, क्या लिखोगे? ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड, ए बार क्रॉस बी बार। तो यहाँ पे कॉस के साइन, व्हाट इज साइन 180? जीरो। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स का भी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। नंबर 3, परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो केस नंबर 3, थीटा इक्वल्स टू 90, तो मुझे बताओ इस केस में ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? ए बी साइन 90 मतलब गुड। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हो, क्या हो? डॉट प्रोडक्ट जीरो, क्रॉस प्रोडक्ट नॉट जीरो। दो वेक्टर्स अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल हो, पैरेलल या क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, डॉट प्रोडक्ट जीरो। याद रहेगा ये? हाँ, इसका मतलब ये भी होता है फिर व्हाट विल बी आई कैप क्रॉस आई कैप? जीरो। सिंपल बात है, आई कैप और आई कैप सेम वेक्टर, तो सेम डायरेक्शन, मतलब पैरेलल वेक्टर है ना ये। जे कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा? जीरो। के कैप क्रॉस के कैप क्या होगा? तो यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे 6 जीरो है। पक्का? यहाँ पे कितने जीरो है? 6। यहाँ पे कितने है? यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में कितने जीरो? और यहाँ पे गुड। अभी इतना समझा है? तो एक लास्ट प्रॉपर्टी आज कंप्लीट करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ डॉट प्रोडक्ट एंड सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट। सेल्फ व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेल्फ? खुद के साथ। तो एक वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट और एक वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कितना आता है? राइट? ये तो लिख दिया मैंने पहले ही, लिख दिया मैंने। आई कैप क्रॉस आई कैप जीरो आ गया। मतलब समझ में आ गया सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? जीरो। चलो बताओ ए बार डॉट ए बार, व्हाट इज ए बार डॉट बी बार? ए बी। तो यहाँ पे ए कॉस जीरो, व्हाट इज कॉस जीरो? 1। तो क्या हो गया? ए स्क्वायर। तो व्हाट इज ए बार डॉट ए बार? ए स्क्वायर। व्हाट इज बी बार डॉट बी बार? बी स्क्वायर। व्हाट इज सी बार डॉट सी बार? व्हाट इज आई कैप डॉट आई कैप? 1, क्योंकि आई की वैल्यू 1 होती है, यूनिट वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? आई कैप डॉट आई कैप आई स्क्वायर। सही बोला तुम लोगों ने, लेकिन यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। तो व्हाट इज जे कैप डॉट जे कैप? व्हाट इज के कैप डॉट के कैप? 1। बट सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ए बार क्रॉस ए बार जीरो, क्योंकि ए साइन जीरो इज जीरो। तो ये आई कैप क्रॉस आई कैप जीरो, जे कैप क्रॉस जे कैप जीरो। यहाँ पे कितने नॉन जीरो? 3। कितने जीरो? 6। कितने नॉन जीरो? कितने जीरो? कितने नॉन जीरो? कितने जीरो? यहाँ पे कितने जीरो? कितने नॉन जीरो? 6। कितने नॉन जीरो? अब सिर्फ पहला पता होना चाहिए। पहला क्या पता होना चाहिए? इट्स टू सिंपल। तुमको अल्फ़ाबेट्स तो पता हो गई, ए बी सी डी ई एफ जी आई जे के। हाँ, उसके आगे की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने बोला नहीं। आई जे के सिक्वेंशली ऐसा बताना था मेरे को। वो ए बी सी डी सब छोड़ दो, आई जे के सिक्वेंशल है ना। तो आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप। आई कैप क्रॉस जे कैप मतलब के कैप।
मतलब x एक्सिस इंटू वाई एक्सिस, क्रॉस प्रोडक्ट इज z एक्सिस, याद रहेगा। तो आई कैप क्रॉस जे कैप मतलब किसका डायरेक्शन है, के कैप का, किसका किसका, बस इसके बाद साइकिल चलाते आना चाहिए। अब बोलते साइकिल का क्या मतलब आ गया यहाँ पे कहाँ से साइकिल आ गया, क्योंकि आई कैप जे कैप और के कैप ये साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं। क्या होते हैं, अब जिनको साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स, आई डोंट थिंक कि तुमने कभी सुना भी होगा नाम, मैं अभी बता रहा हूँ, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू आर लिसनिंग टू दिस। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, आई कैप की जगह पे तुम जे कैप से रिप्लेस कर सकते हो, जे कैप की जगह पे तुम के कैप से रिप्लेस कर सकते हो, और के कैप की जगह पे तुम आई कैप। इसको बोलते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पहला याद है ना, पहला क्या था, आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल्स टू, अब साइकिल चलाओ, आई कैप की जगह पे क्या लिखेंगे, जे कैप की जगह पे क्या लिखेंगे, और के कैप क्या लिखेंगे, वापस एक बार, के कैप क्रॉस आई कैप इक्वल्स टू 3 0 और 6 नॉन जीरो, तो 3 ही बने। और 3 कौन से पता है, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या आया, तो जे कैप क्रॉस आई कैप क्या आएगा, माइनस के कैप, क्योंकि ए बार क्रॉस बी बार इज माइनस बी बार क्रॉस ए बार। तो जे कैप क्रॉस के कैप क्रॉस जे कैप क्या आएगा, माइनस आई कैप, और आई कैप क्रॉस के कैप क्या आएगा, माइनस। तो देखो 6 नॉन जीरो है, पक्का, गुड। अभी आखिरी 2 प्रॉपर्टीज जो इसके बाकी है वो हम लोग अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे।